हेलो एवरीवन, हियर आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ICMR, एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ये बिल्कुल सही है। ICMR इज ए गवर्निंग बॉडी विच इज प्रिसाइडेड ओवर द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। बिल्कुल सही है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के अंडर में ही ये काम करता है ICMR। तीसरा है रोटा वायरस इज ए वैक्सीन डेवलप्ड इन इंडिया बाय ICMR। ये डाउटफुल है। क्यों डाउटफुल है? ICMR नहीं, इसको बिल गेट्स एंड मिरांडा फाउंडेशन ने एक और मेडिकल की संस्था है उसके साथ मिलकर बनाया था। अब आपके लिए ये काम है कि आप फाइंड आउट करो कि वो मेडिकल संस्था कौन सी है। उसके बाद है लास्ट, ये फैक्ट दिया हुआ है ICMR के बारे में। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1955। यहाँ मैंने ट्रिक किया है, ये 1955 में नहीं 1949 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। और इसके पहले एक और संस्था काम कर रही थी, ठीक है, जिसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया ICMR में। तो देन अगेन आपको उसको सर्च कर लेना है, क्योंकि आजकल कोविड-19 का जो सिचुएशन है उसमें ICMR को सब लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन ICMR बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि सारा सब कुछ प्लानिंग जो कर रहा है वो ICMR ही कर रहे हैं। जितने भी जो हमारे डेटा जा रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू, वो ICMR पे बेस्ट आ रहे हैं। ICMR उनकी रिपोर्ट्स दे रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री को, देन हेल्थ मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं वो आके प्रेस ब्रीफिंग देते हैं। ओके। उसके बाद है वन कैन गेट राइट एंड एम्पावरमेंट टू मेक एंड रिलीज मूवी बाय द आर्टिकल विच। कौन से आर्टिकल के तहत किसी को ये अधिकार मिलता है कि वो फिल्म को बना सकता है और रिलीज कर सकता है? तो दैट इज़ वेरी सिंपल, आर्टिकल 19, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन अगेन आपको ये याद रखना है कि आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो कहाँ तक सीमित है? आपके खुद तक सीमित है। आपके खुद तक सीमित है कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी किसी भी हाल में पब्लिक ऑर्डर का या फिर पीस एंड सेफ्टी अगर उससे डिस्टर्ब हो रही हो तो फिर वो आपके अगेंस्ट केस होगा। जो भी सेक्शंस होंगे वो इम्पोज किए जाएंगे। ठीक है। मतलब आर्टिकल 19 के तहत आप कोई भी ऐसा स्पीच नहीं दे दोगे जो लोगों को भावनाओं को भड़का दे या फिर पीस या फिर इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा पैदा करे, वैसा कुछ भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है इसमें, मतलब जो इनकरेक्ट होगा वो सही होगा। तो पहला है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर एक्सप्लेन्ड इन वेदाज। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में वेदों में बताया गया है। ठीक है। तो ये आप ओरिएंटेशन से पता कर सकते हो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म कब हैं और वेद कब हैं। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट होगा। तो जब ये इनकरेक्ट है इसका मतलब ये सही है। ओके। उसके बाद है, सामवेद इज बेस्ड अपॉन डांस एंड म्यूजिकल प्रैक्टिसेस। अगर आप लोग जब स्टार्ट किए होंगे तो आई होप कि आप लोगों ने ल्यूसेंट ज़रूर पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ा है तो ल्यूसेंट बहुत ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें सबका निचोड़ दिया हुआ है। ल्यूसेंट में एक जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उनको तो ल्यूसेंट पढ़ना ही चाहिए, जिससे उनका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसकी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ल्यूसेंट से आप अगर टाइम हो आपके पास तो आप एक बार ल्यूसेंट ला के देख लो क्या दिया हुआ है, आपको बहुत कुछ उससे बेनिफिट मिलेगा। ओके। तो सामवेद जो है वो डांस एंड म्यूजिकल प्रैक्टिस पे बेस्ड है। बिल्कुल सही है ये, इसलिए सही है क्योंकि जब आप बात करते हैं हिंदी में, एक कहावत है, साम दाम दंड भेद। तो उसमें साम का मतलब क्या है? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो प्लीज़ गो एंड सर्च। ठीक है। सामवेद जो है उसमें बात की गई है डांस और म्यूजिकल प्रैक्टिसेस की हैं। उसके बाद है, काऊ वाज मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भी सॉरी, पहला सामवेद, ये सामवेद वाला तो सही है, मतलब ये हमारे लिए गलत है। ठीक है। दूसरा है, काऊ मोस्ट, तीसरा है सॉरी, काऊ वाज मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि गाय नहीं थी। ठीक है, गाय नहीं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब क्या था, इसको आप सर्च करो, आपको मिलेगा आंसर।
अगर मैं सब कुछ बता दूँ तो फिर आप अपनी सर्च करने की हैबिट को छोड़ दोगे। और यही काम मैं भी करता हूँ, जब भी कुछ देखता हूँ या आप जो काम आप खुद से करोगे ना वो आप लाइफ टाइम हमेशा याद रहेगी आपको। किसी की भी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं होती है कि सब कुछ याद रहे, ठीक है, एक बार सुन के याद हो जाए सब कुछ, ऐसा बहुत कम होता है। सबके पास इक्वल स्पेस ऑफ मेमोरी ही होता है। लेकिन हाँ, जब हम अपने दिमाग को पर्टिकुलरली उसी डायरेक्शन में इम्पोज करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, तो जब जो भी हमें रिजल्ट आता है तो वो हमेशा याद रहता है। आप याद करो कि जो आपके 10th एंड 12th और ग्रेजुएशन जो लोग कर चुके हैं उनके जो मार्क्स हैं वो हमेशा आपको याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को अचीव किया है, ठीक है। चाहे आप फेल हो, पास हो, 90% हो, 95% हो, 99% हो, आपको उसके लिए दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लास्ट है फ्रेस्को एंड टेम्परा वॉज एंशियंट म्यूजिकल आर्ट। ये भी गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि फ्रेस्को और टेम्परा जो थे वो जो गुफाओं के अंदर खोद खोद के चित्र बनाए जाते थे, जिनका एग्जाम्पल है अजंता और एलोरा, उसके एग्जाम्पल्स हैं ये, राइट। तो इसका ऑप्शंस आपको गिवन है 1, 3 एंड 4 जो होंगे वो सही हो जाएंगे, और 2 जो है वो वैसे तो सही है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवोर्स वाज अलाउड इन फीमेल्स इन मौर्य पीरियड। ओके, मौर्य साम्राज्य के टाइम पे जो संबंध विच्छेद था या विवाह विच्छेद था महिलाओं के लिए वो अलाउ किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। ओके, प्रोस्टिट्यूशन वाज एट टॉप ड्यूरिंग मौर्य। आप जिसने भी ऐसा सोचा वो बहुत गलत सोचा, ये ब्लंडर मिस्टेक है, ठीक है। जब भी हम इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो गोल्डन पीरियड में कंसीडर करते हैं, जो जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो गुप्त काल और मौर्य काल होता है, ठीक है। और प्रोसिक्यूशन जो है वो सब जानते हैं कि वेश्यावृत्ति जो है वो हमेशा से ही उसको अच्छा नहीं माना गया है और अच्छा है भी नहीं। तो ये कैसे टॉप पे हो सकता है मौर्य काल में, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो फैक्ट्स हैं। उदयगिरी केव्स, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक आर रिसाइकलेबल, एंड उसके बाद है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स वो नॉन रिसाइकलेबल होंगी। तो पहला जो है ये भी सही है और ये भी सही है। अब इसके लिए आपको प्लास्टिक और प्लास्टिक के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो रिसाइकलेबल होते हैं और सेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और सेलुलोज एंड यूकेलिप्टस आर प्लांट फाइबर। अब यहाँ पे ट्रिक है, यूकेलिप्टस जो होता है वो प्लांट फाइबर नहीं होता है, ये प्लांट प्लास्टिक होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये इकोनॉमी से है, और इकोनॉमी आप जानते हैं बैकबोन होता है यूपीएससी के प्रीलिम्स का। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बिना किसी का भी यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता है, चाहे वो कितने भी अच्छे से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ ले, नहीं होगा। लिख के रख लो, कितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू आप देख लो, गो एंड सर्च। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डीआरटी कंसीडर द इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल इन आईबीसी। आईबीसी के बारे में आपको अगर पता हो तो उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि डीआरटी मतलब डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, अगर किसी इंडिविजुअल को दिवालिया घोषित होना हो या करना हो तो उसके लिए काम करता है कौन? डीआरटी, आईबीसी के तहत, ठीक है। आईबीसी एक क्या है? एक्ट है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सरफेसी एक्ट इज रिलेटेड टू बैंक, बिल्कुल सही है। पहले क्या होता था कि बैंक्स के पास वैसे एक्ट्स, स्ट्रॉन्ग एक्ट नहीं थे जिससे वो अपने डेब्ट को रिकवर कर पाएँ, जो उन्होंने कर्ज दिया है उसको रिकवर कर पाएँ। तो सरफेसी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ताकि बैंक जो हैं वो इस एक्ट के तहत जो कर्जदार हैं उनको डरा सकें। क्यों डरा सके? डराना इन द सेंस यानी कि तो हम तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसा नहीं। उनके पास भी नियम और कानून का डर हो ताकि उनको कर्ज वापस लेने में आसानी हो। किसी भी बैंक का मोटिव ये नहीं होता है कि हम कर्ज दें और वो पैसा चला जाए, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है, इसके लिए वो कर्ज नहीं देती हैं।
इससे हमारी इकोनॉमी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाएगी, इफ़ेक्टेड नहीं इन्फेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, इसमें दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यू कंसीडर द फॉलोइंग, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। FDI इज ए टूल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। अब इसमें तो बेसिक सी बात है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करते हो अपने देश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए करते हो। ठीक है, जब हम लोग 1992 में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए, ठीक है, तो क्या हुआ, अब इसको आप सर्च करना क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग टूर बाय द टूरिस्ट इन इज ए काइंड ऑफ FDI, बिल्कुल सही है। इस पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ था 2015 या फिर 2016 में, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो उसमें क्वेश्चन दिया गया था कि जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उस दौरान जो भी प्रवासी यहाँ पर आए थे भारत में टूरिस्ट की हैसियत से, तो उनके द्वारा किया गया खर्च क्या कहलाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो अगर आपने ये सोचा कि FDI मतलब कंपनी टू कंपनी ही इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपने बिल्कुल गलत सोचा है। इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में अगर कोई विदेशी आकर भारत में कर रहा है या भारत के लोग कहीं जाकर विदेश में कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस देश के लिए क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही तो होगा। ठीक, डिफेंस सेक्टर इन इंडिया हैव अलाउड 26% FDI, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि 26% FDI डिफेंस सेक्टर में अलाउ किया गया था। ये करंट में ये चेंज हो चुका है। ये डेटा आपको सर्च करना पड़ेगा कि FDI में डिफेंस सेक्टर के FDI में इस बजट और लास्ट बजट में कितने परसेंटेज हमने FDI को अलाउ किया है। उसके बाद है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था कि GI टैग दिए हुए हैं और प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं। तो पहला है राहुल गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, जिनको नहीं पता है याद कर लेना, वायनाड। पहले अमेठी थी, अमेठी में वो स्मृति ईरानी जो हमारी अभी यूनियन मिनिस्टर हैं उनसे हार गए और हारने के बाद वो वायनाड चले गए। तो ऐसा मैंने आपको स्टोरी इसलिए बताया है ताकि आपको ये याद रहे। वायनाड कॉफ़ी को 2018 में GI टैग मिला। पटना के सिलाव खाजा को नहीं मिला। सिलाव खाजा एक टाइप ऑफ मिठाई है जो बिहार में बनती है और वो शायद गया की है, हाँ गया की ही है। ठीक है, और उसमें 51 लेयर होते हैं, मैदे की बनती है वो मिठाई। ठीक है, तो ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया। MP चंदेरी सारी, MP का GI टैक्स बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ना होगा अच्छे से। उसमें कड़कनाथ मुर्गा भी है, उसको भी GI टैग मिला हुआ है। और उड़ीसा का ऑली टर्टल, नहीं ऑली टर्टल सिर्फ उड़ीसा में ही होता है क्या कि हम उसको GI टैग दे देंगे, नहीं होगा ना। इसलिए ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएंगे। ओके, थैंक यू एंड सॉरी वंस अगेन टू एवरीवन। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या टॉपिक चल रहा है, क्योंकि उतने मैसेजेस मैंने देखा नहीं या देख नहीं पाया हूँ। तो मुझे सिर्फ ये लगा कि क्विज करना है। ठीक है, तो मुझे जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आंसर लगे उसको मैंने बैठा सोचा डिज़ाइन किया और फिर आपको दिया। जो काम मैं अपने खुद के लिए करता हूँ उतना ही ईमानदारी से मैंने आपके लिए भी किया। थैंक यू।